So today's topic is metallic and electrolytic conductors. इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आपने करंट को कंडक्ट करवाना है, तो जो भी सब्सटेंस करंट कंडक्ट करवा सकते हैं उन्हें आप कंडक्टर्स कहते हो। हमारे पास दो तरह के कंडक्टर्स हैं, एक मेटेलिक और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो मेटेलिक कंडक्टर्स उन कंडक्टर्स को कहा जाता है जो अपने थ्रू करंट तो पास करते हैं बट दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, यानी कि उनके अंदर किसी तरह का कोई केमिकल चेंज नहीं होता। जैसा कि आपने इलेक्ट्रोलाइट्स में देखा था, जब भी रिएक्शन होगा तो वहां पे आयन फॉर्मेशन होगा। आयन फॉर्मेशन होगा तो कंपाउंड हो सकता है कोई नया बन जाए, कहीं पे हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा था, कहीं पे क्लोरीन लिबरेट हो रहा है, कहीं पे सोडियम डिपॉजिट हो रहा है, कहीं पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, है ना। तो एक नया केमिकल चेंज होने की वजह से कंपाउंड बन जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। कंडक्टर जो है, अगर सिल्वर है तो वो सिल्वर ही रहेगा, कॉपर है तो वो कॉपर ही रहेगा। सिर्फ उनके अंदर फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं। सो कंडक्टर थ्रू विच करंट कैन कंडक्ट विदाउट undergoing any chemical change are called metallic conductors. Conductance का मतलब क्या होता है? The power of a conductor to conduct the electricity. ठीक है जी। So conductance is due to the flow of electrons which are available in the valence shell. अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो आपके एटम के अंदर जो कैटायन, जो पॉजिटिव चार्ज है वो रह जाएगा, यानी कि आपका जो एटम है वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। और सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज को आप कहते हो कर्नल्स, यानी कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज अगर एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उनको आप कर्नल्स बोलते हो। तो जिस समय इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा होगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव एंड और अ टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इनसाइड द कंडक्टर, तब दैट इलेक्ट्रॉन हैज सफर्ड अ कोलिजन विद द पॉजिटिव कर्नल्स, यानी कि जब वो ट्रेवल करेगा तो रास्ते में एटम से बने हुए कर्नल्स जो हैं अब उनके साथ वो टकराएगा। टकराने की वजह से वहां पे ऑफरिंग होगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आप सब जानते हो, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर कंडक्टर और सब्सटेंस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट को अपोज करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव कर्नल्स में कोलिजन होगा तो डेफिनेटली इनकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, यानी कि करंट कंडक्ट करने की क्षमता डिक्रीज करेगी, उसी को आप रेजिस्टेंस कह रहे हो। और विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। हाउ? जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा? आप प्रोवाइड करवा रहे हो काइनेटिक एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस एक्चुअली इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर द कंडक्टर्स, बिकॉज अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बावजूद भी जो कर्नल्स अवेलेबल हैं उन्होंने उनको रेजिस्टेंस ऑफर करनी है। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, तो दे आर दोज कंडक्टर थ्रू विच करंट कैन कंडक्ट विद केमिकल चेंजेस, विद अंडरगोइंग द केमिकल चेंजेस, विद अंडरगोइंग केमिकल चेंजेस, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे होंगे। और जब केमिकल चेंजेस होंगे तो आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होगा टू गिव अस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, कैटायन और एनायन। सो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल करंट कैरियर्स हैं दे आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज। सो फ्लो ऑफ करंट यानी कि पावर ऑफ कंडक्टेंस इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज ड्यू टू द आयंस, इज ड्यू टू आयंस। On the other hand, now here the resistance offered in case of the electrolyte depend upon three factors. First, sir, solute interaction. Solute interaction का मतलब हुआ कि आपका इलेक्ट्रोलाइट कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आप इसको यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, अगर solute इंटरेक्शन ज्यादा है, solute इंटरेक्शन ज्यादा है तो आपका इलेक्ट्रोलाइट वीक होगा। इन दैट केस आपके नंबर ऑफ आयंस कम बनेंगे, नंबर ऑफ आयन कम होंगे तो करंट की कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, यानी कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड इफ solute इंटरेक्शन इज लेस, इट मींस द टेंडेंसी टू आयोनाइज विल बी मोर, तो ज्यादा आयंस बनेंगे। तो उसी तरह के इलेक्ट्रोलाइट को आप क्या कहते हो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये क्लियर हो गया? मतलब
नाउ देयर इज अनदर फैक्टर सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसको आप समझ सकते हो बाय द केस ऑफ सॉल्वेशन, सॉल्वेशन ऑफ आयंस। मतलब आपने सपोज सेम नेचर वाले सॉल्यूट और सॉल्वेंट को रिएक्ट करवाया, जिसकी वजह से वहां पे उनमें इंटरेक्शन हो गई। इंटरेक्शन होने की वजह से आपके आयन को वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया, जिसकी वजह से अब वो आयंस लेस अवेलेबल है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो सॉल्वेशन ऑफ आयन से आप समझ सकते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। नाउ सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, इसको आप बेटरली समझ सकते हैं बाय द टर्म कॉल्ड विस्कस फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड और बेटर, और अदर वर्ड आप यूज कर सकते हैं कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। अगर फ्लूइड विस्कस है यानी कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन ज्यादा है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा होने का मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो जिसकी वजह से उनके अंदर आयंस की जो मोबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो अगेन सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करेगा। अब ये तीनों जो फैक्टर्स हैं, ये तीनों फैक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज होंगे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस आल्सो डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ये दो पॉइंट ध्यान रखिएगा। मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो अवर टॉपिक नाउ इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट की पावर टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट कितनी होगी? इस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जैसे रेजिस्टेंस। एज यू ऑल नो, रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय कैपिटल आर, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि वो करंट को कंडक्ट नहीं होने देगा अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा हो। इसकी एसआई यूनिट ओम डिनोट किया जाता है इस साइन से, ओमेगा, स्नेल टाइप। देन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि रेजिस्टेंस का उल्टा। इन सम बुक्स इट इज आल्सो रिटन एज, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस कुछ बुक में जी से डिनोट किया, कुछ में सी से, आपकी मर्जी, आप जिससे मर्जी कीजिए। सो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट होने वाली है पर ओम और मो, पर ओम या फिर मो। इसकी एक और यूनिट है सीमेंस, SIEMENS। नेक्स्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो उधर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इट इज डिनोटेड बाय रो। रेजिस्टिविटी जो है ये एक कांस्टेंट टर्म होती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट। आप सबने स्टडी किया था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ मटेरियल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेचर ऑफ द मटेरियल। वहां से आपने फॉर्मूला निकाला था R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। तो रो क्या है? हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो रो इज इक्वल टू R इंटू A बाय L। अब जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं वहां पे तो आपने, ये मेटालिक कंडक्टर था, वहां पे आपने लेंथ लिया था सपोज कंडक्टर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने लिया था ये वाला, ठीक है। बट यहाँ पे हम किसको लें? इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हम क्या करें? तो यहाँ पे चाहे इलेक्ट्रोलिटिक हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, इन बोथ केस आपको इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस निकालनी होती है और उसी की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी चाहिए होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम एरिया लेते हैं इलेक्ट्रोड्स का, एरिया लेते हैं इलेक्ट्रोड्स का। अगर दोनों इलेक्ट्रोड्स का अगर दोनों इलेक्ट्रोड सेम एरिया के हैं फिर तो टेंशन खत्म। बाय द वे, एक इलेक्ट्रोड का साइज बड़ा और एक का छोटा ले लिया, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे? वो एरिया लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। एग्जांपल, लेट्स सपोज एक का एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों में कॉमन क्या है? 2, तो आप 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे इन दैट एरिया। सर L क्या है फिर? L इज द लेंथ, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ये क्लियर हो गया पुत्र? अब जनरली अगर आप इसकी यूनिट की बात करेंगे, रेजिस्टिविटी की यूनिट, तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम,
एरिया की मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, तो ऐसा यूनिट तो आती है ओम मीटर, ओम मीटर। लेकिन हम यहाँ पे बहुत छोटे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ले रहे हैं या कंडक्टिव सेल्स ले रहे हैं, इन दैट केस हम मीटर ना यूज करके इलेक्ट्रोलाइट के लिए टर्म यूज करते हैं सेंटीमीटर। क्या यूज करेंगे पुत्र? सेंटीमीटर्स। तो इसकी यूनिट हो गई ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। आप यही लेंगे इंस्टेंट, चाहे ऐसा यूनिट ओम मीटर है, लेकिन आप न्यूमेरिकल्स में इसकी यूनिट ओम सेंटीमीटर ही लेंगे। सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय द कापा। यहां पे आपने कंडक्टेंस को स्पेसिफाई कर दिया। स्पेसिफाई का मतलब क्या है? आपने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम फिक्स कर देना है। कंडक्टेंस था पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिंग पावर। यहां पे आपने क्या किया? आपने इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम फिक्स कर दिया। इट मींस इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कैसे निकाल सकते हैं इसका वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट का 1 मिलीलीटर? सर आपने बताया 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, उन इलेक्ट्रोड्स का एरिया ए है। सपोज एक इलेक्ट्रोड पीछे वाला, एक इलेक्ट्रोड आगे वाला है क्यूब के हिसाब से, उन दोनों के बीच की लेंथ 1 सेंटीमीटर है। तो ऐसा क्यूब जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी, तो वो एक क्यूब बन जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इस क्यूबिक रीजन के अंदर जितने इलेक्ट्रोलाइट के आयन आएंगे उनके कंडक्टेंस को ही मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह रहा हूं। इन अदर वर्ड्स, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब उत्तर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? R इंटू, बोलो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा, R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। रो का फॉर्मूला R इंटू ए बाई एल। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं R इंटू 1 बाई R इंटू ए बाई एल। अब उत्तर आपने जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया, जो भी एक बार सेल आपने बना लिया, क्या आप उसकी लेंथ बार बार चेंज कर सकते हो? नहीं। एक बार इलेक्ट्रोड फिक्स कर दिए, क्या इलेक्ट्रोड का एरिया बार बार चेंज कर सकते हो? नहीं। इसलिए यहां पर L बाय ए को कहा जाता है सेल कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? सेल कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखें। तो यहां से कापा, कापा क्या है उत्तर? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय आर क्या था? कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इनटू एल बाय ए क्या रखा है आपने? सेल कांस्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल, अगर इसकी यूनिट की बात करोगे आप उत्तर, तो यहां से निकालिए। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी? यहां से निकाल लो। रेजिस्टेंस की ओम, इसकी मीटर स्क्वायर, लेकिन हम सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे। सेंटीमीटर 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 करके ये क्या आ गई? पर ओम पर सेंटीमीटर। पर ओम को आप जानते हैं, मो भी लिख सकते हो, मो पर सेंटीमीटर, या फिर सीमेंस पर सेंटीमीटर। दे आर द यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो उत्तर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लैम्डा एम। लैम्डा नहीं है एक्चुअली, पर आप इसको लैम्डा एम बोल सकते हैं। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट which is the volume of 1 mole of electrolyte in the solution। कहने का मतलब आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेना है सॉल्यूशन के अंदर, और उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जितने नंबर ऑफ आयंस अवेलेबल होंगे, सिर्फ उनकी वजह से जो कंडक्टेंस आएगी उसको आप कहोगे मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लैम्डा एम। तो कापा थी कंडक्टेंस ऑफ 1 वॉल्यूम। अब आपने वॉल्यूम कितना फिक्स कर दिया उत्तर? 1 मोल का। तो यानी कि मैं कह सकता हूं मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कापा इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम निकालना, तो मैंने यहां से निकाला। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। अगर वॉल्यूम को मैं सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करता हूं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट निकालना है, तो वॉल्यूम इधर। अब नंबर ऑफ मोल्स आपने इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 मोल इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम, इसको उठा के यहां चिप दिया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम। एम इज मोलैरिटी। तो यूनिट क्या हो गई इसकी? पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो उत्तर नेक्स्ट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लैम्डा ई। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन दैट सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन का आप उतना वॉल्यूम लें
जितने वॉल्यूम के 1 ग्राम इक्विवेलेंट में इलेक्ट्रोलाइट के आयंस आएंगे, तो वो जितने भी आयंस आएंगे दैट विल कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज इक्वल टू द 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का जो वॉल्यूम है वो निकालना है यहाँ पे। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम उधर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी इनटू 1000। इसको उठा के यहाँ पे चेपा, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, व्हिच इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। अगर आप इसकी यूनिट स्टडी करोगे तो पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, पर ग्राम इक्विवेलेंट। So this is unit per ohm centimeter square per gram equivalent। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला इक्विवेलेंट मास अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला मोलर मास अपॉन एक्स। एक्स में भी एसिडिटी, बेसिडिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और शेयर।